गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज का जो ये सेशन है डिस्क्रिप्टिव वाले बच्चों के लिए है, खास करके जिनका सीएचएसएल का पेपर अभी आगामी महीने में होने वाला है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने 2-3 क्लासेस कर रखे हैं इस पे। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर उन सभी क्लासेस को एक बार देख सकते हैं। और बेहतर अनुभव अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम लोग ईएस अकेडमी भैंसस और बिहार स्ट्रीम में प्रदान आप लोग को करते हैं। जो बच्चे खास करके किसी वजह से दूर हैं, उनके लिए ऑनलाइन सेशन भी हम लोग रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो एक्चुअल में हम लोग क्लास ऑफलाइन लेते हैं, उसी का बाद में हम कंटेंट को स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं एक बार फिर से। ये उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद होता है जो खास करके ऑफलाइन सेशन करने के बाद, है ना, इन्हें रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर किसी बच्चा से उनका ऑफलाइन क्लास छूट गया हो। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो है जनसंख्या नियंत्रण ही सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। एक्चुअल में ये टॉपिक प्रीवियस ईयर का टॉपिक है जो आ चुका है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको पूछने का चांस फिर से बने, इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को यहाँ पे रखा है ना। जैसे आप टॉपिक हो सकता है इस बार आपको ऐसे पूछ दें, भारत की जनसंख्या वरदान या अभिशाप, तो भी आपको यही सारी बातें लिखनी है जो यहाँ पे मेंशन की गई है ना। देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि हो सकता है कि यही टॉपिक आपको पूछ दे, भारत की जनसंख्या, है ना, खतरा और अवसर। तो पूछने वाले का तो भाई जो एग्जामिनर के हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले व्यक्ति हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को अब शुरू करते हैं, बातचीत बीच में होती रहेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि कभी भी जब किसी विषय पर निबंध पॉइंट कुछ लिखना है, तो आपके पास एक फॉर्मल आइडिया होना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या क्या कंटेंट उसमें प्रोवाइड करने वाले हैं अपने ऐसे राइटिंग के दौरान। तो उसे एक बार आप लोग इस जो यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट है, एग्जामिनेशन में बस माइंड कर लीजिएगा, मन में सोच लीजिएगा, मंथन कर लीजिएगा, है ना। ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था, इसलिए मैंने बता दिया कि आप लिख भी लो। तो हम सभी को पता है कि भारत की जनसंख्या अभी 1.3 अरब है, जो कुछ लोग 135 अरब भी बोलते रहते हैं। 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.5 अरब हो जाएगी, और 2050 में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब होने की संभावना बताई गई है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि 2030 तक 80% शहरी आबादी को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि उसमें जनसंख्या शहरों की इतनी ज्यादा हो जाएगी, और जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, उनका अनुपात कम रहेगा। इस वजह से समस्या आएगी। फिर आप एक पॉइंट और ध्यान में यहाँ रख सकते हैं कि 2030 तक भारत जनसंख्या में पहला देश होगा। मतलब कि 2022 तो अभी चल ही रहा है स्टूडेंट, 2030 तक हम लोग चाइना को पछाड़ के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश के रूप में काउंट होने लगेंगे। तो चलिए, अब ये बातें आपको पॉइंट के तौर पे माइंड में अगर हैं, तो फिर आप लोगों को क्या सोचना होगा कि इस टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए मुझे 5 क्वेश्चन रेडी करने होंगे, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है उसके हिसाब से। तो 5 क्वेश्चन रेडी करने हैं, या 4 क्वेश्चन रेडी करने हैं कम से कम किसी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए। उसके बाद लिखना शुरू करिएगा, ठीक है ना। इससे फायदा ये होता है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, सेंटेंस अरेंजमेंट बेहतर होता है कि किस बात को हम लिखेंगे और उसके बाद किस बात को लिखेंगे। और इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे कि आपको सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में आया कि भारत की जनसंख्या खतरा या अवसर, या भारत की बढ़ती जनसंख्या का नियंत्रण सभी समस्याओं का समाधान है। अगर आप इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन सोचें, तो लगेगा कि 2011 का जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो बता देते हैं, और विश्व और अन्य देशों में भारत की जनसंख्या का अनुपात को थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। तो हम लोगों ने यही क्वेश्चन वास्तव में माइंड में सोचा कि 2011 की जनगणना और विश्व रिपोर्ट के द्वारा भारत की जनसंख्या का तुलनात्मक थोड़ा सा वर्णन किया जाए। तो आपने शुरू किया यहाँ से, है ना, कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व जनसंख्या पूर्वानुमान रिपोर्ट अगर 2019 के अनुसार हम माने, तो 2030 तक भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका होगा। फिर आपने यहाँ पे मेंशन किया कि वर्तमान भारत की आबादी 1.30 से 1.39 अरब है ना, जो 2030 तक 1.5 अरब हो जाएगा। आंकड़ों की माने तो भारत का प्रत्येक साल का जनसंख्या वृद्धि, है ना, आप कह रहे हो कि अगर आंकड़ों की बात माने हैं, तो भारत का जो प्रत्येक साल का जितना हम लोग जनसंख्या वृद्धि करते हैं, वो वास्तव में अभी वर्तमान ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। मतलब कहने का शॉर्टकट में बात करें कि हर साल हम लोग एक एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या वृद्धि करते हैं।
चलिए, ये था आपका कि सबसे पहले हम लोगों को पहला पैराग्राफ में 2011 की जनगणना और विश्व के अन्य देशों से अपना तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा-सा लिखना था। अब जैसे ही आपका ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो आपको सोचना होगा कि अब हम दूसरा पैराग्राफ क्या सोचें, है ना? तो दूसरा आपको खुद ही सोचना होगा कि बढ़ती जनसंख्या तो आपने बता ही दिया अभी पैराग्राफ 1 में कि इतना-इतना है, इतना हो जाएगा। तो इससे उत्पन्न चुनौतियाँ क्या हैं? पहले वही बताना। चलिए, तो आप जैसे ही ये सोचेंगे तो इसको मन में सोचेंगे, लिखना नहीं है, मन में सोचना है कि हमारी बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न चुनौतियों में सबसे पहले क्या होगा? खाद्यान्न संकट, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, शहरी आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रवेश होने से आधारभूत आवश्यकताओं का संतुलन बिगड़ना है। ये 3 आप बेसिक कारण बता सकते हैं जो उत्पन्न चुनौतियाँ होंगी। कि सबसे पहले आप खुद ही सोच सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या से खाद्यान्न संकट आएगा ही, और खाद्यान्न संकट आने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास हैं, उन पर ही तो हम आश्रित हैं, तो उनका दोहन बढ़ेगा। शहरी आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रवेश हो जाने से वहाँ शहरों में आधारभूत जो बेसिक आपको चाहिए मतलब आवश्यकता, उसका संतुलन बिगड़ेगा। फिर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार उत्पन्न नहीं होने से युवाओं में असंतोष की भावना पनपती है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो ज़रूर लिखना चाहिए बच्चों को। नहीं तो सिर्फ खाद्यान्न संकट वगैरह ही लिखते रह जाते हैं, जबकि ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार उत्पन्न जब नहीं होगा तो युवाओं में असंतोष की भावना पनपेगी। और भारत में आज जो आप व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराध देखते हैं, इसी असंतोष का अभाव है ना? यहाँ पे अभाव नहीं प्रभाव लिखना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, बच्चों ने लिखा है तो कुछ-कुछ मिस्टेक कभी-कभी रह जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? भारत में जो व्यापक भ्रष्टाचार है और अपराध है, इसी असंतोष का प्रभाव है, ये परिणाम। जनसंख्या वृद्धि कहीं न कहीं लिंगानुपात और वृद्धों की जनसंख्या में भी अंतर उत्पन्न करता है। ये भी एक चुनौती है। आज जो है आपका चाइना, वहाँ पे देख लीजिए ना, तो वृद्ध लोगों का जनसंख्या गजब का मतलब बढ़ा हुआ है और युवाओं की जनसंख्या कम है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि कहीं न कहीं लिंगानुपात में भी गड़बड़ी क्रिएट कर सकता है चाइना की तरह ही, और वृद्धों की जनसंख्या में भी अंतर उत्पन्न कर सकता है। अब जैसे ही चुनौतियों के बारे में आपका बात क्लियर हो जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जनसंख्या का नियंत्रण हम कैसे करें और वर्तमान जनसंख्या का सही जीवन निर्वाह हम कैसे करें? मतलब नियंत्रण करने के कुछ उपाय तो बताइए, तो बताइए। अगर नहीं कोई उपाय है तो वर्तमान जनसंख्या को हम क्या-क्या काम सौंपे जिससे हमारा ये जनसंख्या गतिशील जनसंख्या में बदले और हमारे देश का विकास हो। अब जैसे ही इस बात को सोचते हैं, आपको लिखने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? हाँ, कि हमारी बढ़ती जनसंख्या का नियंत्रण, जन जागरूकता, सीमित संख्या वाले परिवारों को प्रोत्साहन, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का ग्रामीण स्तर पर प्रचार के द्वारा ही संभव है ना? ये 3 पॉइंट देखिए, कभी भी ध्यान रखिए, बोलते हैं एक कहावत भी है कि अगर हम त्रिदेवों के शरण में रहेंगे तो हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम तीनों देवियों को पूजा करते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और क्या पता है ना, पार्वती, तो फिर भी हमें कुछ भी और नहीं चाहिए, सब कुछ तो यहाँ से मिल ही जाएगा, सुख, शांति, समृद्धि। इसका मतलब यही है कि जब ऐसे राइटिंग करते हैं तो आप इसमें 3-3 का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे आपने लिखा था कि चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, तो वहाँ भी 3 पॉइंट रखा था, यहाँ भी आपने 3 पॉइंट रखा है। तो ये एक सिस्टम आपका दिखता है और एग्ज़ामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और फिर वो आपके मार्क्स को मिनिमम 66 और मैक्सिमम 76 तक ले जा सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारी बढ़ती जनसंख्या का नियंत्रण, जन जागरूकता पहला पॉइंट, सीमित संख्या वाले परिवारों को प्रोत्साहन ये दूसरा पॉइंट, और जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का ग्रामीण स्तर पर प्रचार के द्वारा ही संभव है। तीनों पॉइंट हुआ। यदि ये सभी उपाय कारगर साबित नहीं होते हैं तो मौजूदा जनसंख्या का सकारात्मक प्रयोग विकासवादी नीतियों के सहारे करने की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि परिवार नियोजन का उपाय तो इतना दिन से चल ही रहा है ना, फिर भी जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है हम लोग का इतना। तो अगर मान लेते हैं कि किसी वजह से ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता है तो क्या करेंगे, है ना? तो वही आपने कहा कि ऐसे में मौजूदा जनसंख्या का सकारात्मक प्रयोग करना है। क्या करना है? मौजूदा जनसंख्या का सकारात्मक प्रयोग करना है विकासवादी नीतियों के सहारे। फिर क्या करना है कि आत्मनिर्भर भारत के तीसरे चरण में हम सबको पता भी है कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत 10 अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार की बात की गई है। तो वहाँ से भी हम यहाँ पॉइंट जोड़ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तीसरे चरण में नए रोजगार क्षेत्रों का विकास करते हुए छोटे और मध्यम उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देकर भी नए रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास चल रहा है। ये हो गया आपकी बढ़ती जनसंख्या को ऊर्जा में बदलना। अब हम लोग जब अपनी बड़ी जनसंख्या को बार-बार रोते हुए इसको ऊर्जा में बदल ही रहे हैं, तो अब एंडिंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह पर आ पहुँचे हैं।
तो अब यहाँ पे क्या करिएगा, लिख दीजिएगा लास्ट में ये सोच करके ये बताने के लिए कि क्यों हम रो रहे हैं भैया, हमारे यहाँ तो हर एक व्यक्ति हमारे देश की ढाल ही है ना। तो यही आपने लिखा। भारत की बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए वरदान हो सकती है, चूंकि किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए, है ना, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए श्रम शक्ति का पर्याप्त होना अनिवार्य होता है। ये ऐसे में, है ना, क्या हो गया भाई, ऐसे में, इसको पढ़ेंगे क्या, ऐसे में, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे इसमें भी ही सही था, तो चलिए पहले वही देख लेते हैं। इसमें भी युवा जनसंख्या का विशेष महत्व होता है। कह रहे हैं आप कि चूंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए श्रम शक्ति का पर्याप्त होना अनिवार्य है, और अगर श्रम शक्ति में युवा जनसंख्या का है मतलब अनुपात, तो ये बहुत ही खास बात होगी। तो वही लिखा आपने कि इसमें भी युवा जनसंख्या का विशेष महत्व होता है। यह युवा जनसंख्या अपनी ऊर्जा और मेहनत से देश की काया पलट कर सकती है। तो आइए ये सूरत बदलें और अभिशाप को वरदान में बदलने के कारनामे को अंजाम देकर विश्व पटल पर भारत को उच्च आयाम दें। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ना, कि अगर आप सेंटेंस का एंडिंग बहुत ही खूबसूरती से करते हो, तो जो आपका राइटर, सॉरी एग्जामिनर, कहीं पे आपके नंबर को कंजूसरी में बदलने वाला था, तो वो आपके लिए दिल खोल करके अपनी कलम से नंबर देता है आपको, है ना। तो आपने यही लास्ट में लिखना है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए वरदान साबित हो सकती है। कैसे भैया, या क्यों भैया, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप कह रहे हो कि चूंकि हमें पता है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए श्रम शक्ति का पर्याप्त होना अनिवार्य होता है, और इस श्रम शक्ति में भी युवा जनसंख्या का विशेष महत्व होता है। यही युवा जनसंख्या अपनी ऊर्जा और मेहनत से देश का कायापलट कर सकती है। तो चलिए आइए सूरत बदलते हैं और अभिशाप को वरदान में बदलने के कारनामे को अंजाम देकर विश्व पटल पर भारत को उच्च आयाम प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया निबंध का सेक्शन। अब उसके बाद हम लोगों को करना है लेटर। और बच्चों, अगर आपको ये स्पीड में थोड़ा डिस्कशन लगे, तो आप कृपया इसे टेलीग्राम चैनल से नोट करके लिख सकते हैं, और उसके बाद आप रिवीजन के लिए सुन सकते हैं, है ना। चलिए आइए। पत्र आपने है क्वेश्चन में कि आपके भाई या बहन रोहन या रश्मि ने हाल ही में कंपनी में कार्य करना शुरू किया है। कार्यस्थल पर ज्यादा तनाव न लेने और सही दिनचर्या का पालन करने के लिए परामर्श पत्र लिखना है। होता है जैसे कि सिंपल सी बात है ना, कि वर्क प्लेस पर कई बार माहौल अच्छा नहीं लगता है आपको, है ना, लोगों का बातचीत और जो भाषा होती है वो अलग होती है कभी कभी, तो वहां पे भी समस्या होती है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है और लेटर हो सकता है, इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस इसका भी कर लेना है। अब देखिए स्टूडेंट, आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपका एड्रेस नहीं है। तब जब क्वेश्चन में एड्रेस ही नहीं है, तो इसमें हम लोगों को एड्रेस नहीं देना है, और उसके लिए एक लाइन पूरा छोड़ दिया आपने इस तरह से। दिनांक के ऊपर आपको जो छूटा हुआ ये हिस्सा दिख रहा है चारों बॉक्स, ये अपने जानबूझ के छोड़ देना है। और इसलिए छोड़ देना है क्योंकि आपको पता ही है कि एड्रेस दिया हुआ नहीं था। उसके बाद दिनांक लिखना है, इसी तरह से कोशिश करिएगा कि थोड़ा दिनांक के बाद 2 दूरी पर हो, और उसके बाद मंथ का नाम, और उसके पहले दिनांक वर्ड का यूज करेंगे। जैसे 23 अगस्त है अगर, तो 23 अगस्त, 24 अगस्त है तो 24 अगस्त, कॉमा का यूज जरूर करिएगा। और तीसरे बॉक्स में 2022 लिखना है। अब हम सबको पता था कि अगर हम जब फॉर्मल लेटर का पैटर्न आपको पढ़ाए थे, तो 1 2 3, 1 2 3, और लास्ट में भी 1 2 3 का पैटर्न बताए थे, जिसमें पहला जो 1 2 3 था आपके पास में एड्रेस आपका था, फिर डेट था, फिर रिसीवर का एड्रेस था। रिसीवर के एड्रेस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि पद का नाम पहले रखते हैं, और पद के नाम के बाद है जो कि हम लोग क्या रखते हैं, स्थान का नाम लिखते हैं या फिर विभाग का नाम लिखते हैं, स्थान और विभाग। जो आपके पास यहाँ पर स्टेप होता है, ये चौथा स्टेप होता है। ऐसे तो वहाँ तीनों स्टेप हो चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे निर्णायक माना जाता है ऑफिस लेटर में, यानी विषय। विषय को बाद हमेशा सिखाया गया है कि W1 W2 W3 जो भी करना है वो करिए, है ना, W4 जो भी करना है करिए। लेकिन जब आगे आने की बारी आए W5 W6 जो भी लिखने के लिए, तो कृपया कर विषय के नीचे ना आए। विषय के बाद आपको लिखना होता है मेन बॉडी लेटर का स्टार्ट करना, सॉरी संबोधन लिखना होता है पहले आपको। तो पहले आपको विषय के बाद क्या करना है, संबोधन मेंशन कर देना। अब जब संबोधन आपके पास मेंशन हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों को करना है क्या, मेन बॉडी स्टार्ट करना है, जिसके 3 पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 1 जो होता है, उसमें आपको अपना परिचय और प्लस उद्देश्य लिखना होता है पत्र का, कि क्यों लिखे हैं आप। दूसरा में आपको विस्तार देना होता है, विस्तार से समझाना होता है चीजों को।
और तीसरा पैराग्राफ में है जो कि आप ये कह सकते हैं कि भाई हमने जो आपको बताया है ना, उसको खास करके मतलब वो करें। ये ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट है, लेकिन क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डोमेस्टिक लेटर। तो इसमें हम लोगों को देखिए करना क्या होगा कि हमें कम से कम 2 से 3 चीज़ें हटानी होगी। 2 से 3 चीज़ें का मतलब सबसे पहले आपको रिसीवर एड्रेस हटाना होगा, ठीक है? आपको विषय हटाना होगा, संबोधन की जगह थोड़ा अलग ढंग का संबोधन हो जाएगा, और बॉडी में तो सब यही आप कह सकते हैं, लेकिन बॉडी में आपको परिचय देना नहीं पड़ेगा। अगर आपको जैसे ही क्वेश्चन में कहते हैं कि ये ऑफिशियल नहीं, कैसा लेटर आ गया? नॉन ऑफिशियल, तब घरेलू पत्र। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से आपके सामने वापस लाया जाए और देखा जाए कि क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि आप अपने भाई या बहन को वर्क प्लेस पर ज़्यादा तनाव नहीं लेने की मतलब परामर्श देते हुए पत्र लिख रहे हैं। तो आपका एड्रेस नहीं था, तो इसलिए आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन को या पूरा लाइन छोड़ दिया है। ये तो मैंने अभी ठीक किया था। उसके बाद दिनांक वर्ड का यूज कर दिया है आपने, दिनांक ऐसे ही लिखना है। फिर है प्रिय रोहन, क्योंकि क्वेश्चन में रोहन का ही यूज किया गया है भाई के लिए, तो आप रोहन का यूज ही कर सकते हैं। अब देखो प्रिय रोहन के बाद आप चाहो तो सेमी कॉमा दो या कुछ नहीं दो, है ना, बिंदु कॉमा ये सब नहीं चलेगा। तो प्रिय रोहन के नीचे आप छोटा भाई होने के नाते स्नेह वर्ड का यूज कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा कि आज सुबह मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हें एक नई कंपनी में मैनेजर के पद पर, है ना, नौकरी मिली है। फिर से देखिए क्या है, अगर हमें उसको वर्क प्लेस पर समझाना है तनाव के बारे में, तो अपना परिचय वगैरह कुछ यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। सीधे आप इस बात की प्रसन्नता जाहिर करिए कि पहले तो उसे उस कंपनी में नौकरी मिल गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको वही कहने का सलाह दिया कि आपको एक स्टोरी लाइन अपना ढंग से क्वेश्चन के हिसाब से जरूर सोच लेना है तुरंत के तुरंत। तो आपने कहा कि आज सुबह मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा, चलो ठीक है भैया। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हें एक नई कंपनी में मैनेजर के पद पर, अब देखो मैनेजर वर्ड क्यों लाए हैं ये हम बताते हैं। अगर हम किस तनाव की बात करें तो छोटे छोटे पदों पे तनाव नहीं होता है। जैसे पद बढ़ता जाता है वैसे वैसे काम की जिम्मेदारी बढ़ती है, और इसी वजह से तनाव भी होता है। तो ये आपने लिखा कि मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम एक नई कंपनी में मैनेजर के पद पर, चलिए, मैनेजर के पद पर, अच्छा लगता है उधर था हम लोगों का नीचे, और हाँ मैनेजर के पद पर नौकरी मिली है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजर के पद पे नौकरी मिली है, पूर्णविराम। परंतु तुमने एक चिंता की बात, है ना, फिर आप करो लेकिन, या परंतु तुमने एक चिंता की बात कही है। अब चिंता की बात क्या है भैया वो देखते हैं। हाँ, क्या आपने चिंता की बात भी लिखी है पत्र में, और वो पत्र है कि तुम्हें काफी तनाव महसूस हो रहा है ना, कि नौकरी तो आप ज्वाइन कर लिए हो लेकिन आपको उसका स्थान पे काफी तनाव महसूस हो रहा है। तो फिर आपने पैराग्राफ चेंज करने के लिए हमेशा कहा है भैया कि 2 बॉक्सेस का प्रयोग करिएगा, ना कि पूरा लाइन भी छोड़ दीजिएगा। चाहे तो पूरा लाइन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगला बार भी जब पैराग्राफ चेंज करिएगा दोबारा एक ही पत्र में, तो दोबारा भी आपको पूरा वैसे ही छोड़ना पड़ेगा जैसे फर्स्ट टाइम छोड़े थे। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है 2 लाइन छोड़ने वाला। फिर आप आगे बढ़ो। भाई एक उच्च पद पर हमेशा चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरे कार्य का अनुभव देता है ना। क्या लिखा आपने कि भाई एक उच्च पद, है ना, यहाँ पे पर नहीं होगा, ये उच्च पद हमेशा चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरे कार्य का अनुभव देता है, पूर्णविराम हो गया। फिर आपने कहा कि तुम्हारा तनाव जायज है, मतलब आपको पता ही है कि मैनेजर का पद जो होता है वो जिम्मेदारी से भरा पद है, तो भाई तुम्हारा तनाव भी जरूरी है। परंतु इस तनाव को अपनी दिनचर्या पर हावी होने 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 देना है, बड़ा अजीब लग रहा है। परंतु इस तनाव को अपनी दिनचर्या पर ना हावी होने देना ही बहादुरी है। हाँ सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ, वही लगा मुझे कि मैंने ही लिखा है और गलत कैसे हो गया। चलिए, अपनी दिनचर्या पर इस तनाव को हावी नहीं होने देना ही क्या है भैया, बहादुरी है। न कि इनके आगे झुककर, है ना, ये इनके आगे हार जाना, यानी इनके आगे हारना नहीं है जो कर रहे हैं आप। फिर आपने कहा कि तो भाई समाधान कैसे होगा, तो आपने लिखा समाधान के रूप में, क्या भाई समाधान के रूप में कंपनी के अन्य कर्मचारियों से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, तुम्हें समाधान के रूप में तुम्हें क्या भाई कंपनियों के या कंपनी के अन्य कर्मचारियों, यहाँ पे कर्मचारियों हैं, से बातचीत को बढ़ाना चाहिए और वहाँ के परिवेश के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। ये हो गया बातचीत।
तुम चाहो तो योग का सहारा भी ले सकते हो, क्योंकि अभी योग काफी पॉपुलर चल रहा है। कोई भी आपका शारीरिक और मानसिक से रिलेटेड कुछ पत्र लिखना होता है तो लोग वही लिखते हैं। अब देखिए, आपने ग्राफी को समझा दिया, अब उसके बाद एंडिंग डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि उम्मीद है कि मेरी इन बातों से तुम्हारा मन थोड़ा शांत हुआ होगा, क्योंकि बच्चा जो था, आपका जो भाई था, वो थोड़ा मैनेजर के पद पे ज्वाइन करने के बावजूद विचलित होकर आपको पत्र लिखा था। इसलिए आपने यहाँ पे लिखा है कि उम्मीद है कि मेरी इन बातों से तुम्हारा मन थोड़ा शांत हुआ होगा और तुम कल से कंपनी उत्साहपूर्वक पहुंचोगे, है ना। उसके बाद वही लिखना है लास्ट में, हमेशा की तरह क्या लिखना है आपको पता ही होगा, है ना। कुछ नहीं, तुम्हारा शुभचिंतक। और शुभचिंतक के नीचे आप नाम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपका नाम दिया नहीं है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन में आपको चीजों को लिखने की बारी आती है, तो लिखने के दौरान हमेशा आपको उसका रफ मटेरियल कम से कम माइंड में रहना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन क्रिएट करने हैं ऐसे के लिए। और जब लेटर की बारी आती है तो लेटर को केयरफुली पढ़ा जाए और लेटर से कहानी एक सोच करके उसको लिखा जाए, खास करके घरेलू पत्र। तो चलिए, आज का सेशन इतना ही। अगले सेशन के लिए आप लोगों से मुलाकात अगले वीडियो में हम लोग करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा।